हाँ जी। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, आज अपन बात करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स। देखिए आपका जो चैप्टर नंबर 7 है उसके मिसलेनियस के 3-4 क्वेश्चन रह गए, तो मैं आज के लास्ट के 10 मिनट में वो करवा दूंगा। जो बचेंगे एक दो वो कल करवा दूंगा। आज अपन नया चैप्टर पढ़ते हैं सेट्स। देखिए सबसे पहले सेट्स पढ़ते क्यों है? सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सेट्स पढ़ते क्यों है? सर आप पढ़ाते हो हम पढ़ते हैं इसलिए पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं है। सेट्स इसलिए पढ़ते हैं, देखिए अपन जब प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो वहां पे अपन इवेंट्स यानी कि घटनाएं और अपन सैंपल स्पेस जिसको अपन कुल परिणाम बोलते हैं वो अपन रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लीजिए एक कॉइन को मैं 3 बार टॉस करता हूँ, 3 बार उछालता हूँ, उसके पॉसिबल केसेस क्या क्या बनेंगे, कुल इवेंट्स कितने बनेंगे, कुल परिणाम कितने बनेंगे, हेड 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 टेल, नंबर ऑफ आउटकम्स इज 8, यानी कि कुल परिणाम कितने आएंगे, 8 आएंगे। आपने सोल्व किए होंगे, उन 8 को किसी सैंपल स्पेस में देखते हैं तो वहां पे काम आएगी चीजें। सेट्स क्या होता है? सेट्स को हिंदी में बोलते हैं समुच्चय। अब सेट्स और कैसे अपन कहाँ काम आएगा? जैसे सेकंड चैप्टर आएगा रिलेशन एंड फंक्शंस, ठीक है, संबंध और फलन, जो आपकी मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा उस पर टिकी हुई है। अगर अपन उसको कंसेप्चुअली समझें, वैसे तो क्वेश्चन आगे जब कंपटीशन एग्जाम में, और अगर बात करें अपन 12th क्लास में, ज्यादा इतना वेटेज नहीं होता रिलेशन एंड फंक्शन का, यानी कि संबंध और फलन का, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट है जो मैथमेटिक्स टिकी हुई है वो इस पे बहुत ज्यादा टिकी हुई है। अब देखिए सेकंड चैप्टर की बात करूं जिसमें रिलेशन और फंक्शंस आएंगे, यानी कि संबंध और फलन आएंगे। यहाँ पे सेट्स की बात कर रहे हैं समुच्चय की। सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है मैंने बता दिया कि क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि अपने सेकंड चैप्टर में रिलेशन और फंक्शन में काम आने वाला है, एक प्रोबेबिलिटी में काम आने वाला है। और अपन जो भी फंक्शंस होते हैं 12th क्लास में आप इनवर्स सर्कुलर फंक्शन पढ़ोगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस यानी कि त्रिकोणमिति फलन आपने 11th क्लास में पढ़ लिया है और पढ़ा देंगे। अब देखिए बात आती है सबसे पहले चैप्टर है अपना फर्स्ट, और फर्स्ट चैप्टर में अपन समझेंगे तो चैप्टर का नाम है सेट्स, उसको हिंदी में बोलेंगे समुच्चय। इस वर्ड का नाम सेट, मतलब बिल्कुल एक छोटा सा वर्ड है, एक सेट्स, समुच्चय। देखिए क्या होता है, किसी को कुछ आइडिया है व्हाट इज द सेट? बहुत स्टूडेंट्स ने छोटे मोटे होम ट्यूशंस, छोटे मोटे अपने घर पे सेल्फ स्टडी, या फिर ऐसा भी होता है कि अपन अपना कोई बड़ा भाई या कोई बड़ी बहन, मम्मी पापा, जो भी है एक्स वाई जेड, इनसे आप पढ़ते हैं तो मैक्सिमम फैकल्टीज क्या पता यही चैप्टर स्टार्ट की होगी या आपको यही बताया होगा, ऐसा होता है। लेकिन एक्चुअल में ये चीज समझ में नहीं आ सकती। सेट्स आ सकता है लेकिन रिलेशन एंड फंक्शन आपके डायरेक्ट समझ में नहीं आ सकता। थोड़ा सा लेवल के कॉन्सेप्ट है, उसमें थोड़ा सा समझने की थोड़ी अप्रोच डालनी पड़ती है आपको। जो भी मैंने चैप्टर्स पढ़ाए उनमें मैंने आपको नई चीज बताई है, बाइनोमियल थ्योरम बताई मैंने आपको, मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बताया, मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बताया, कॉम्प्लेक्स नंबर आपने कभी पढ़ा नहीं था, लेकिन आपके उसके छोटे मोटे अगर बेसिक फंडामेंटल की बात करें उसको मैंने कनेक्ट करने की कोशिश की कि आपने 9 10 में थोड़ा थोड़ा, और मैंने उसको बढ़िया तरीके से जमा दिया। अब ऐसे अपने को जमाना है। सबसे पहले आता है डेफिनेशन सेट की क्या होती है। देखिए सेट की डेफिनेशन ये होती है, अगर अपन बात करें सबसे पहले डेफिनेशन की, परिभाषा की बात करें, वो क्या होती है? सेट इज ए कलेक्शन ऑफ collection of it is a collection of well defined
वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। मैंने इंग्लिश में लिखा है इट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। हिंदी में क्या लिखेंगे? हाँ जी, हाँ देखिए हिंदी में लिखेंगे वस्तुओं का सुपरिभाषित, बोलेगा नहीं कोई, सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। संग्रह समुच्चय कहलाता है, बोलना नहीं है आप, समुच्चय कहलाता है। क्या बोला मैंने? वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। देखिए स्टूडेंट्स, इट इज द कलेक्शन ऑफ, एक बार सामने देखेंगे बाद में लिख लेना, इट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड, देखिए कलेक्शन का मतलब होता है इकट्ठा करना, एक जगह लिखना। वेल डिफाइंड इसको बोलेंगे सुपरिभाषित। मेरे को ये वर्ड इसका वेल डिफाइंड को हिंदी में वर्ड पता नहीं चल रहा था क्या था, ठीक है? तो सुपरिभाषित का वेल डिफाइंड का मतलब, जैसे मान लीजिए मैं बोलूं कि आपको ऐसे कलेक्शन करना, मैं अभी हिंदी में नहीं बोलूंगा समुच्चय, क्या बोलूंगा? सेट बोलूंगा, सेट बोलूंगा। क्या बोलूंगा? सेट। नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ टर्म्स अगर अपन एक जगह लिख देते हैं उनको क्या बोलते हैं? सेट्स। लेकिन वेल डिफाइंड होनी चाहिए। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्ड वेल डिफाइंड? इसकी डेफिनेशन क्या होती है वेल डिफाइंड वर्ड की? देखिए वेल डिफाइंड होनी चाहिए। जैसे मैं बोलूं कि कलेक्शन ऑफ वोवेल्स, स्वरों का संग्रह, क्या होगा? ए ई आई ओ यू। आप कहीं पे भी जाओ, आप 9th क्लास में पढ़ो, 10th में पढ़ो, 11th में पढ़ो, कॉलेज में पढ़ो, अमेरिका में पढ़ो, इंडिया में पढ़ो, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ो, यही पढ़ोगी वोवेल्स, ए ई आई ओ यू, वेल डिफाइंड है। मैं बोलूं कलेक्शन ऑफ ऑल कॉन्सोनेंट, या मैं ऐसे बोलूं कि कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर क्या होंगी? जैसे मान लें आपका n नेचुरल नंबर है, ठीक है? 1 2 3 4 कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। अब नेचुरल नंबर आप कहीं पे भी जोड़ो, वेल डिफाइन है कि यहाँ 1 से लेके कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। ऐसे अगर बात करूं इंटीजर नंबर्स, नेचुरल नंबर को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। इंटीजर नंबर्स को बोलते हैं पूर्णांक संख्या, जो डेसिमल में नहीं होती है। तो वेल डिफाइन का मतलब होता है उसकी डेफिनेशन चेंज नहीं होनी चाहिए। चाहे आप कहीं पे भी पढ़े, आप इस रूम में पढ़ रहे हैं, दूसरे रूम में पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेशन चेंज, मैं वहां पे भी आपको यही पढ़ाऊंगा कि ए ई आई ओ यू होता है, और यहाँ पे भी क्या पढ़ा रहा हूँ? ए ई आई ओ यू। तो सर ये डेफिनेशन अगर मान लो चेंज हो जाए तो वो एग्जांपल कौन सा होगा? मैं ऐसे बोलूं कि टॉप 10 अगर बात करें अपन, टॉप, मैं ऐसे बोलूं कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर सबसे टॉप टैलेंटेड राइटर्स कौन? कलेक्शन। क्या वो सेट बन सकता है? अब आप मेरे को बताओ, जैसे मेरे को चेतन भगत मान लीजिए राइटर अच्छा लगता है, अब किसी दूसरे कैंडिडेट को चेतन भगत अच्छा नहीं लगेगा, टैलेंटेड नहीं मानेगा, अपने अकॉर्डिंग नहीं मानेगा ना, तो देखिए वो डेफिनेशन चेंज होगी, वो दूसरी कैंडिडेट के लिए क्या होगी? चेंज होगी, और मेरे लिए क्या होगी? वो चेंज होगी, तो वो क्या नहीं होगा? सेट नहीं होगा। जैसे मैं ऐसे बोलूं कि क्लास में 10 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है, अब क्लास में मान लीजिए 100 स्टूडेंट है, अब कोई कैंडिडेट, मान लो कोई टीचर किसी, जैसे मान लो मैं बोलूं कि क्लास में 10 इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो मेरे अकॉर्डिंग इंटेलिजेंट स्टूडेंट कोई अलग होगा, दूसरे टीचर के अकॉर्डिंग क्या होगा? अलग होगा, और तीसरे टीचर के लिए क्या होगा? अलग होगा। तो सबके डेफिनेशन क्या होगी? वो चेंज हो गई।
मैं ऐसे बोलूं कलेक्शन ऑफ 5 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास, क्या सेट बन सकता है? नहीं बनेगा। 5 तो कोई से भी हो सकते हैं, मेरे लिए 5 अलग होंगे, कोई मॉनिटर के लिए 5 अलग होंगे, कोई मान लो कोई मैडम पढ़ाती है उसके लिए अलग होंगे, उसके लिए हाँ समझ गया। तो देखिए ऐसे ही तो डेफिनेशन क्या होगी, चेंज होगी। देखिए मैं थोड़ा बैकग्राउंड में समझा रहा हूँ सेट्स को ना। अब देखिए मान लीजिए मैं ऐसे बोलूं कि कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ए 10th क्लास ऑफ केवीडीएस बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल, या मैं बोलूं ऑल कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास ऑफ मैथमेटिक्स, जो भी कोई स्कूल है, क्या वो सेट बन सकता है? बिल्कुल, क्योंकि सभी स्टूडेंट तो सबके लिए सेम ही होंगे। अब मैं पढ़ाऊंगा तब भी वो सेम ही होंगे 50, अब कोई केमिस्ट्री की फैकल्टी पढ़ाएगी उसके लिए भी सेम ही होंगे। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? तो आपको वेल डिफाइन का मतलब समझ आ गया। सुपरिभाषित का मतलब होता है डेफिनेशन क्या नहीं होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर डेफिनेशन चेंज हो गई इसका मतलब क्या हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ 5 इंटीजर्स, क्या सेट है? कलेक्शन ऑफ 5 पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, क्या सेट हो सकता है? नहीं, क्योंकि 5 इंटीजर तो कोई भी हो सकते हैं। मैं ऐसे बोलूं कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स, यानी कि सभी पूर्णांक संख्याओं का संग्रह, क्या सेट बनेगा? ये बात समझ में आ रही है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखिए अपन सेट को, यानी कि कलेक्शन का मतलब होता है संग्रह, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है कोई, ऑब्जेक्ट्स का मतलब है कोई भी हो सकती है वस्तु, आइटम, कुछ भी, एनीथिंग, है ना, फलाना फलाना फलाना। अब देखिए अपन इसको रिप्रेजेंट किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, अगला पॉइंट है, सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल ऑफ अल्फा, यानी कि समुच्चयों को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित किया जाता है। एक बार सब लोग नोट करेंगे, अगर अपन इसके एग्जांपल की बात करें कि आपने सर क्या लिखा, सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ अल्फाबेट्स, कैसे? देखिए इंग्लिश अल्फाबेट बोल सकते हैं अल्फाबेट्स को। देखिए जैसे मैं एग्जांपल बोलूं, मेरे पास मान लीजिए कोई सेट है, अगर बात करें अपन सेट, क्या मान लूं मैं, ए मान लेता हूं सेट, यस और नो, और इसमें मान लीजिए a collection of all vowels, यानी कि सभी स्वरों का संग्रह, क्या ए ई आई ओ यू। अब देखिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये इस ब्रेसेस से, यानी कि इस ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं अपन, और सबके बीच में क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं, नंबर ऑफ आइटम्स आएंगे, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आएंगे बीच में, ठीक है, जो भी आपके होंगे, कैपिटल लेटर से, बड़े कैपिटल लेटर से लिखते हैं। जैसे मान लो अगला में मान लो नेचुरल नंबर लिखूं n, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय एक्शन ऑफ, उसको n से कैसे बोलेंगे, 1 2 3, और आप 3 पॉइंट लगा देंगे, उसका मूल कहां तक जा रहा है, 3 लगा दो 4, कहां तक जा रहा है, तो कैपिटल लेटर है, क्या है, कैपिटल लेटर। बात समझ में आई कि नहीं आई? नोट कीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
अब देखिए, एक होता है बिलोंग्स टू, एक होता है नॉट बिलोंग्स टू। एक तो होता है बिलोंग्स टू, एक होता है नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, मतलब कोई भी एलिमेंट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसमें सम्मिलित किया जाता है तो उसको बिलोंग्स टू से रिप्रेजेंट करते हैं, और नहीं किया जाता है उसको नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, हाँ हाँ जी। देखिए, एक तो होता है, जैसे मैं अगर बात करूं, कोई बोलेगा नहीं बीच में, आपके पास मान लीजिए कोई सेट है एक, वो आपके पास मान लीजिए 5 वैल्यूज है, 1 2 4 5 एंड 7, ये 5 वैल्यूज है। ठीक है, एक होता है बिलोंग्स टू और एक होता है नॉट बिलोंग्स टू। ऐसे नॉट का मतलब कैंसिल कर देंगे उसको, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, सम्मिलित किया जा रहा है, ये इसका मतलब है नॉट बिलोंग्स टू, सम्मिलित नहीं है। आपसे पूछूं मैं, क्या 2 ए के अंदर बिलोंग्स कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है सर। क्या मैं बोलूं 9 ए के अंदर बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा। मैं बोलूं 7 क्या कर रहा है कि बिलोंग? मैं बोलूं 8 नहीं कर रहा। यस और नो? क्या मैं बोलूं 4 कर रहा है? मैं बोलूं 0 नहीं कर रहा। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो एलिमेंट 2 है, जो वैल्यू 2 है, जो ऑब्जेक्ट 2 है, वो ए के अंदर है। जैसे मान लीजिए किरण स्कूल है, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए एक बार के लिए, और किरण स्कूल आपके पास टोटल सेट है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कोई रामू है, कोई श्यामू है, ठीक है, जो भी है, XYZ, रणवीर कपूर है, जो भी है, आलिया भट्ट है, जो भी है, अमन भी तो हो सकता है, जो भी है। तो देखिए, मैं ऐसे बोलूं मान 3 ही है, तो मैं क्या बोलूंगा, किरण स्कूल को मैं लिख रहा हूं कैसे, किससे लिख रहा हूं, कैसे। तो मैं R बिलोंग्स टू K लिखूंगा या फिर K बिलोंग्स टू R लिखूंगा? अब इसका मतलब तो क्या है कि R नाम का जो लड़का है वो किरण स्कूल में है, इसका मतलब क्या हुआ, किरण स्कूल R के अंदर है, ये पॉसिबल नहीं हुआ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, उल्टा लिख देते कुछ बच्चे। अरे डिफेंस एग्जाम में जब आप बुक्स आती है उसमें देखिए ऑप्शंस होते हैं, तो उसमें एक ऑप्शन ऐसा होगा, एक ऑप्शन ऐसा होगा, और एक ऑप्शन होगा दोनों बोथ, और एक नन ऑफ दीस। तो आप पहला ऑप्शन यही होगा, तो आप पहले बात बिल्कुल आता स्टार्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एक का मतलब होता है, तो मैंने ये एग्जांपल समझा कि हमेशा के लिए याद रहेगा, आप टीम स्कूल का, टीम स्टूडेंट्स का हमेशा याद रहेगा वो। बात समझ में आ गई क्या? अब देखिए, तो ये बिलोंग्स टू होता है, ये क्या होता है, नॉट बिलोंग्स टू, यानी कि सम्मिलित है इसके अंदर, इसके अंदर कंसिस्ट कर रहा है, और इसका मतलब कंसिस्ट नहीं कर रहा है। ओके, अब किसी भी सेट को दो तरीके से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कितने तरीके से? दो तरीके से। एक होता है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। हिंदी में रोस्टर रूप लिखते हैं, ठीक है, सारणीय रूप, टेबुलर फॉर्म। और जो दूसरा होता है वो होता है सेट बिल्डिंग, सेट बिल्डर, क्या बोलते हैं इसको? हाँ, जो भी है ना, ठीक है, कौन सी फॉर्म बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, हाँ जी, दो फॉर्म होती है किसी भी अपन सेट को रिप्रेजेंट करने के। तो देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, समुच्चयों का निरूपण बोल सकते हैं। कैसे निरूपित करते हैं? देखिए, पहला होता है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। इसको हिंदी में बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, रोस्टर रूप या
ठीक है, रोस्टर रूप या फिर सारणी रूप ऐसे ही बोलते हैं इसका नाम, दूसरा नाम है। ठीक है, सारणी रूप। नंबर दूसरा होता है, तो पहले इसको ही कर लेते हैं अपन, रोस्टर वाले को ही, उसके बाद में बात करते हैं। देखिए एग्जांपल से समझेंगे। एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा कि व्हाट इज द रोस्टर फॉर्म, क्वेश्चन आएगा उसको चेंज करना पड़ेगा आपको, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। देखिए कैसे, आपके पास मान लीजिए कोई सेट है ए, और इसमें एलिमेंट्स क्या है, ए, ई, आई, ओ, यू। तो अपन सिंपल इंडिविजुअल डेटा को, इंडिविजुअल संख्याओं को, अक्षरों को रिप्रेजेंट करते हैं इस ब्रैकेट के साथ। बात समझ में आ रही है? इसको कौन सी फॉर्म बोलते हैं, रोस्टर या टेबुलर। जैसे मान लीजिए आपके पास नेचुरल नंबर का सेट है, तो क्या बोलेंगे उसको, 1 2 3 4 एंड अप टू 100, कहां तक, इनफाइनाइट पे जा रहा है। ऐसे मान लीजिए आपके पास इवन नंबर का है, या जो भी है नंबर्स आपके पास है ना, तो ये क्या होगी, रोस्टर फॉर्म। दूसरी होती है, दूसरी कौन सी होती है, सैट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय, अभी इसका मतलब क्या होता है, इसको समझना है, बार बार फिर समझ में नहीं आएगा, एक बार समझो ढंग से बढ़िया तरीके से। देखिए जैसे मैं ऐसे बोलूं, कोई भी सेट एग्जांपल से समझेंगे अपन। आपके पास मान लीजिए सेट ए है, ठीक है, और मैंने लिखा कि यहाँ पे x है, क्या है, x, सच दैट, इसको बोलते हैं सच दैट। अब ये x आपने लिखा, उस x की क्या प्रॉपर्टी है, यहाँ पे y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई वेरिएबल हो सकता है, कोई भी नोटेशन हो सकता है। अब इसकी क्या प्रॉपर्टी है कि क्या बोलना चाह रहा है, मैंने बोला कि x की वैल्यू -2 से लेकर 4 तक है, -2 से लेकर 4 तक, इंटीजर नंबर्स की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, इंटीजर नंबर्स। और ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, इंटीजर नंबर की। या ऐसे बोल सकते हैं अपने पास कि अपना जो a इक्वल टू क्या आया, x है, और x है, x इज ए नेचुरल नंबर। क्या है, नेचुरल नंबर। यानी कि अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो क्या लिखूंगा, a इक्वल टू, देखिए अगर मैं इसको हिंदी में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, a इक्वल टू x सच दैट x एक क्या है, प्राकृत संख्या है। मतलब जो सेट बिल्डर फॉर्म होती है वो ये बोलती है कि आप कोई वेरिएबल लिखो और उस वेरिएबल की क्या लिखो, प्रॉपर्टी लिखो कि क्या बोलना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है कि x क्या है, a के प्राकृत संख्या। देखिए ये इंग्लिश में लिखा पूरा सेंटेंस, ये किसमें लिखा मैंने, हिंदी में लिखा। अब इसको सोल्व तो करें, सोल्व करेंगे तो क्या आएगा बताइए, a क्या आ जाएगा, बता सकते हो आप लोग, 1 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि x क्या है, नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5। अभी किसमें चेंज हो गया, इनफिनिट। कौन सी फॉर्म में, रोस्टर। तो ये कौन सी फॉर्म होती है, सेट बिल्डर। सेट बिल्डर का मतलब ये होता है कि आप पहले कोई वेरिएबल में रिप्रेजेंट करेंगे और उसकी वेरिएबल की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि प्रॉपर्टी क्या होगी वो लिखेंगे। x इज द नेचुरल नंबर, यहां पे क्या लिखा, x इज द प्राकृत संख्या। जैसे मान लीजिए और लिखा मैंने एग्जांपल लिखा मैंने, क्या लिखा देखिए, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं अपन, सिंपल ले लेते हैं की बात। आपके पास मान लीजिए कोई सेट है, मान लीजिए S कोई सेट है, क्या है S, और मैंने लिखा x इक्वल टू x है, और x ऐसे बोल रहा है, x क्या बोल रहा है, x की वैल्यू है वो -2 से लेकर 6 तक जा रही है, कहां तक जा रही है, 6 तक। और एक चीज और बोल रहा है, x बिलोंग्स टू ए नेचुरल नंबर।
दो चीज बोल रहा है, -2 से 6 तक जाओगा और x क्या है, नेचुरल नंबर है। x बिलोंग्स का मतलब क्या, x क्या चीज है, नेचुरल नंबर। कोई बता सकता क्या आएगा इसका रिजल्ट? देखिए आपको पता -2 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और 6 से क्या छोटा, तो क्या आएगा, -1 आएगा, नहीं -1 नहीं आएगा, 1 आएगा। क्यों आएगा 1? क्योंकि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। अब बात 6 से आएगा, इक्वल का साइन नहीं है यहाँ पे, तो बात समझ में आ गई होगी। रोस्टर फॉर्म और टेबुलर, सॉरी रोस्टर फॉर्म एंड सेट फॉर्म। और स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट कीजिए, आपके पास 2 मिनट का समय है। और ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 के सारे कॉन्सेप्ट वगैरह। ऐसे बोल रहे, सही क्वेश्चन पूछा आपने रोस्टर से, कोई दिक्कत नहीं है। एक वर्ड क्या लिखूंगा इसको मैं, आएगा। जैसे मान लो इसको हटा देता हूं मैं इसको, ये मान लो आप, एक वर्ड क्या लिखूंगा मैं, x। x क्या बता रहा है, x इसको क्या बोलूंगा, n इक्वल टू x, खत्म ना, बहुत सिंपल है। हाँ जी, सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी बुक में देखेंगे, मैं बोल रहा हूँ, सबने नोट कर लिया होगा। Which of the following are set? Justify your answer. कौन सा सेट है और justify your answer? ठीक है जी। सबसे पहला, the collection of all the months of a year beginning with the letter J. क्या सेट है? Yes sir. देखिए, एक साल में जो मंथ्स होते हैं उनका कलेक्शन लेना जो जे से स्टार्ट हो, जनवरी, जून, जुलाई, इसके अलावा कोई नहीं। अब चाहे आप 12th वाला कोई पढ़ाओ, चाहे अमेरिका में पढ़े, कहीं पे भी पढ़े, वो तीन ही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे, डेफिनेशन चेंज नहीं होगी, ठीक है।
रसोई में खाना खा रहे हैं या घर पे खाना खा रहे हैं, कहीं पे भी खा रहे हैं, गोलगप्पे खा रहे हैं, तो वही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे, डेफिनेशन चेंज नहीं होगी। तो इसका लिखेंगे किस तरीके से, एक तो आंसर लिख देंगे, ठीक है। फर्स्ट का फर्स्ट सेट है यस, और उसके वो एग्जांपल बना देंगे। सेट मान लेते अपन, सिंपल क्या मान लें, कुछ ही मान लो, ए मान लेते हैं, जैसे नो क्या हो जाएगा, पहला जनवरी, फिर जून एंड जुलाई, ये रीजन हो गया आपका, ठीक है। ये क्या हो गया, वेल डिफाइन हो गया। अब सेकंड वाला क्या हो जाएगा, बढ़िया है ना। तो ये सेट है कि नहीं है, अगला वाला, द कलेक्शन ऑफ द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, ये तो सेट नहीं है, सेट नहीं है, क्यों नहीं है, किसी का नहीं है, ठीक है। इसमें क्या कर देंगे, नो कर देना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रश्न अनुसार सेट नॉट फॉर्म, ठीक है। नंबर 3 क्यों नहीं कहते, वेल डिफाइंड नहीं हो। अगला, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, नहीं हो सकता। सौरव गांगुली बोलिएगा कि रोहित शर्मा बोलेंगे फर्स्ट नंबर पे, और कोई दूसरा बोलेगा कौन, ग्रेग चैपल बोलेगा, गौतम गंभीर बोलेंगे, विराट कोहली बोलेंगे, तो वो अलग अलग सबके लिए अलग अलग हो जाएगा। तो उसमें क्या लिख देंगे, वो चीज लिख देंगे कि वो क्या नहीं है, सेट नहीं है। ए टीम ऑफ नहीं, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, बिल्कुल है, सेट है, ठीक है। अब इसका एग्जाम तो क्या है, सिंपल लिख दें, ठीक है। नंबर 4 हो गया सर, अच्छा 4 था ये, नीचे वाला, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, बिल्कुल है, यस सर। लिख लेते हैं अपन, सिंपल ये लिख लेते हैं, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 कहां जाएंगे, 100 जाएंगे। तो क्या ये कलेक्शन है, लेस देन बोला है क्या, 99 आएगा। The collection of novels written by the writer मुंशी प्रेमचंद, ये सही बात है सेट, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ी है कि भाई भाई मान लो अपन ने 3 बोली तो दूसरे ने 5 बोल देगा, तो ये भी क्या है, सेट। अपने को याद तो है नहीं कौन कौन सी पूछी थी, जीके अपना स्ट्रांग है नहीं, द सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये भी है, ऑल इवन इंटीजर्स कौन से होंगे, 2 4 6 -2 0 -4 सभी होंगे, ये भी क्या है, सेट है। समझ में आ रहा होगा सबके, और 7 नंबर का, यस सर, लिख सकते हैं आप, कोई भी मान लीजिए अपन सिंपल रियल नंबर इंटीजर की बात है, सिंपल इसको मान लीजिए r से लिख लेते हैं एक बार के लिए, या कोई मान लो a लिख लेते हैं, और a में क्या आ जाएगा आपके पास, इधर से इनफाइनाइट जाएगा, और -4 -2 0 2 और इनफाइनाइट, 0 भी इंटीजर होता है, -2 भी इवन होता है, पॉजिटिव इवन बोलता ना, तब फिर -2 नहीं लेते अपन, लेकिन इवन बोला तो इवन
ठीक है। अब बुक में आंसर अलग और अलग बात है, लेकिन एक्चुअल में इसमें -2 -4 भी आया है। आगे द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। हाँ, इन दिस चैप्टर होंगे, क्यों नहीं होंगे? अरे इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन है वो चेंज थोड़ी हो जाएंगे। हाँ, अगर बेस्ट होता या इम्पोर्टेंट होता तो फिर वो नहीं होता। 9 वाला क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब किसी को कॉकरोच से डर लगता है, किसी को मच्छर से डर लगता है, किसी को मेंढक से डर लगता है, किसी को मछुआरा से। ठीक है, तो ये क्या नहीं है, नॉट ए सेट। ठीक है, तो ये बेस्ट क्वेश्चन बच्चों खत्म हो गया है। बेस्ट के बाद डायरेक्ट सेकंड करेंगे अपन। आपके पास कोई सेट दिया हुआ ए 1 2 3 4 5 6, क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि क्या 5 बिलोंग्स टू आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, 5 बिलोंग्स टू ए। अगला वाला 8 बिलोंग्स टू, नहीं, नॉट नॉट। अगला नॉट 0 नॉट हो जाएगा। 4 यस, अगला यस, ये भी होगा। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा, फिर तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे बात करते हैं। अरे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, x द इंटीजर एंड दिस। अब मजा आने वाला क्वेश्चनों में। मैंने कहा बेस्ट आपका सेट है a इक्वल टू x, x इज एन इंटीजर। हिंदी में लिखा होगा हिंदी में क्या लिखा होगा? x एक पूर्णांक है जहां पे x की वैल्यू -3 से लेके 7 तक। हिंदी में लिख सकते हो ना क्वेश्चन को? तो यस सर। बराबर नहीं है ये, एक सेकंड।
अरे यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा, जिसके नहीं है बुक में वो इक्वल का साइन लगा लेना यहाँ पे। लेस यहाँ पे ये वाला साइन भी है और इक्वल का साइन भी लगा लेंगे। रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है, देखिएगा हिंदी में लिख देंगे x एक पूर्णांक है, लिख सकते क्वेश्चन को। तो बच्चों पहली वैल्यू -3 आएगी, अगली वैल्यू -2 आएगी, अगली वैल्यू -1 आएगी, फिर 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं आएगा। 7 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 7 की इक्वल नहीं है। अरे 7 की इक्वल थोड़ी है, 7 से छोटा है। 7 होता 6 होता है। अगर इक्वल का साइन होता, अगर यहाँ पे नहीं होता, यहाँ से स्टार्ट होता। नंबर 2, x is the natural number less than 6. Okay. B, x बोल रहा है x is natural number, मतलब प्राकृत संख्या है, लेकिन किससे छोटी? less than 6। कोई बात नहीं, वो भी हो जाएगा। बच्चों क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4, 5 होगा। खत्म कहानी। 6 नहीं होगा। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है, सबको पता है। किसको नहीं पता है? समझ में आ रहा है? नंबर थर्ड वाले की बात करें, x is the 2-digit natural number such that the sum of digits 8। अरे वाह, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं डायरेक्ट लिख दिया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना। c है, 2 डिजिट नंबर है, मतलब 2 अंकों की संख्या है, इनके अंकों का योग 8 होना चाहिए। 2 डिजिट कहां से स्टार्ट होते हैं? 10 से। क्या 10 में दोनों को ऐड करेंगे? 10 में दोनों को ऐड करेंगे 1 और 0 को 8 आएगा? नहीं आएगा। 17, 11 में भी नहीं आएगा, 12 में भी नहीं आएगा। 17, पहला होगा 17, अगला 26, 35, 44, 53, 80 से छोटा थोड़ी है, नहीं है। इनका सबका सम कर दो आप, कितना आएगा? 8। बात समझ में आई कि नहीं? पहले क्वेश्चन को नोट करना, ऐसे नोट किया, उसके नीचे आंसर लिखना, इसमें भी नोट करना है, आंसर लिखना है। क्या इसके सारे क्वेश्चन कर सकते हो क्या? तो आप लोगों का काम क्या है? आपका काम है थर्ड वाले क्वेश्चन को कंप्लीट करना, ठीक है? नहीं आएंगे तो मैं बता दूंगा, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जितना पढ़ा दिया कॉपी में काम कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। आज के लिए इतना ही काफी है। Thank you so much.